सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह है कि मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 81वें श्लोक में केवल कन्या उत्पन्न करने वाली पत्नी को छोड़ने का विधान है, क्या यह न्याय संगत है? तो इस विषय पर यह कहूंगा, देखिए, एक तो ये सब ग्रंथ बहुत पुराने हैं और इनमें समय समय पर बहुत सारे अंतर आए हैं, बहुत प्रक्षिप्त अंश भी आया है। तो यह भी देखना होगा कि इसमें यह प्रक्षिप्त अंश है या नहीं है, या उस समय की मान्यताएं क्या थी और जरूरतें क्या थी, यह भी देखना होगा। तो खैर, जो भी है, पहले तो इसको, जो यह अध्याय है, इसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं जो किया गया है, उसके बाद इस पर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वंध्याष्टमे अधिवेद्याब्दे दशमे तु मृत प्रजा एकादशे स्त्री जननी सद्धस्त्व प्रियवादिनी। अर्थात यदि पत्नी वंध्या हो, अर्थात बांझ हो, बच्चे नहीं पैदा कर पाती हो, तो 8वें वर्ष में मृत प्रजा तु दशमे, यदि मृत संतान उत्पन्न होती हो अथवा हो करके मर जाती हो, तो 10वें वर्ष में स्त्री जननी एकादशे, केवल कन्याएं ही उत्पन्न होती हों तो 11वें वर्ष में अप्रियवादिनी तु सद्य, यदि अप्रिय बोलने वाली हो तो यथाशीघ्र त्याग कर अधिवेद्या, पति दूसरा विवाह कर ले। अब जो दूसरे विवाह की बात अगर आज के हम लोग आधुनिक अगर देखें, आधुनिक जो कानून है हम लोग के, हिंदू कोड बिल जो है विवाह का अधिनियम, तो उसमें देखें तो उसमें भी है कि यदि स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पाती हो तो पति दूसरा विवाह कर सकता है। यदि मृत संतान उत्पन्न होता है तो भी पति दूसरा विवाह कर सकता है, आज के भी कानून में है, तो यह भी तो ठीक है। और अगर अप्रियवादिनी है, यानी जो है झगड़ा झंझट करती है, गाली गलौज ये वो करती है, तो आज भी जो है उसे छोड़ करके दूसरा विवाह किया जा सकता है। ये तीनों शर्तें तो आज भी। अब बात रह गई केवल कन्या उत्पन्न होती है, तो केवल कन्या उत्पन्न होती हैं तो आज जो है आप इस आधार पर आज आप डाइवोर्स नहीं दे सकते, तलाक नहीं दे सकते हैं। और रही बात दूसरे विवाह की बात, तो उस समय भी उसको परित्याग करने की बात नहीं है, दूसरे विवाह की बात है। आज भी अगर आज के कानून में भी अगर स्त्री से सिर्फ कन्या हो रही है और पति चाहता है कि पुत्र भी हो, तो वैसी स्थिति में आज भी जो है वह स्त्री की सहमति से विवाह कर सकता है। हालांकि बायोलॉजिकली देखा जाए
तो कन्या होना या ना होना यह स्त्री पर नहीं, यह पुरुष पर निर्भर करता है। आधुनिक विज्ञान तो हम लोग को यही बताता है कि अगर लड़की हो रही है तो एक्स एक्स क्रोमोजोम में होता है, सेक्स क्रोमोजोम, उसके होने के कारण होती है। तो स्त्री में सिर्फ एक्स एक्स होता है, तो एक एक्स उससे आया, एक एक्स पुरुष से आया, पति से आया, तो वह कन्या हो गई। तो पति से एक्स आने की वजह से कन्या हुई। और जो पुत्र होता है तो वह पति से वाई क्रोमोसोम जब आता है तब होता है, यानी एक्स वाई जब होता है तब वह बालक होता है, अन्यथा बालिका होती है। तो अगर आज भी कोई विवाह करना चाहे और वह यह सोचता हो कि नहीं जो है इसके कारण जो है मेरी जो है वो नर संतान नहीं हो रही, तो वह दूसरा विवाह कर सकता है पत्नी की सहमति से। तो पत्नी की सहमति से कर सकता है। हालांकि बायोलॉजी के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है कि जो दूसरी पत्नी आएगी तो उससे जो है इनका लड़का ही हो जाएगा। हो सकता है लड़की हो उसमें भी, क्योंकि पुरुष से ही होना है, लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही। अब उस समय की बात कर रहे हैं तो उसमें भी, यहाँ भी इस श्लोक में भी यह नहीं कहा जा रहा है कुछ स्त्री को छोड़ देना। यह कहा जा रहा है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं जिससे जो लड़का हो जाए। अब हमें उस समय की जरूरत को देखते हैं। तो उस जमाने में जो है लड़के का महत्व अच्छा था, क्योंकि घर गृहस्थी चलाना, क्योंकि वहाँ सारे शारीरिक परिश्रम होते थे और उससे ही खेती बाड़ी करना, बैल से हल जोतना, पूरा खेती बाड़ी जो है उसी से होता था, कृषि प्रधान उसमें था। और पशु पालन का काम था, उसमें भी पुरुष बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते थे। शारीरिक परिश्रम की अधिक जरूरत थी। और जो है लड़ाई युद्ध में भी पुरुष का बहुत महत्व होता था, क्योंकि युद्ध का पीरियड था, टेक्नोलॉजी का वो जमाना वैसा था नहीं। हथियार जो हैं वो शारीरिक दमखम के बल पर लड़े जाते थे। ऐसा नहीं है कि उसमें महिलाएं नहीं लड़ती थी, महिलाएं भी लड़ती थी, लेकिन पुरुष जो है उसमें ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते थे युद्ध में। अब बात रही एक इस मान्यता की भाई खानदान जो है हमारे से ही चलेगा, पुरुष से ही चलेगा। यह मान्यता उस वक्त बहुत प्रबल थी। हालांकि उसमें भी ऐसा था कि महिलाओं से भी होता था, लड़कियां से भी वो वंश चलते थे, उसका भी मनुस्मृति में ही विधान भी दिया हुआ है। और वे जो मतलब लड़की के जो बच्चे होते थे तो उसको भी यह माना जाता कि वह भी जो है दाह संस्कार वगैरह में वह भी आ सकता है। अगर लड़का नहीं है तो लड़की का जो बच्चा है वह भी आकर के दाह संस्कार कर सकता है, लड़की भी आकर के कर सकती है, और उसको दाय भाग मिलता था, यानी हिस्सा उसको मिलता था, हिस्सेदारी मिलती थी। यह था। परंतु इतना स्पष्ट है कि कुछ फेवर तो जरूर ही नर बालक में था, जिसके कारण जो है उस समय एक बात और है कि उसमें विज्ञान इतना एडवांस नहीं था कि वे लोग ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि उसमें विज्ञान इतना विकसित नहीं था और न इतनी सबको जानकारी थी कि पुरुष से जो है लड़का या लड़की होते हैं, यानी लड़का लड़की होने में पुरुष जिम्मेवार है, न कि स्त्री। उस समय ये लोग सोचते थे कि स्त्री ही जिम्मेवार है लड़का या लड़की के लिए। इसलिए सोचते थे कि अगर स्त्री को बदल देंगे तो लड़का हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की बातें यहाँ पर लिखे हैं कि अगर सिर्फ वो औरत जो सिर्फ कन्या पैदा कर रही है तो उसको बदला जा सकता है, यानी एक दूसरा विवाह कर ले जिससे कि ऐसी औरत आ जाए जो कि लड़का भी पैदा कर सके। इसलिए दूसरे
विवाह की अनुमति थी, लेकिन उसको छोड़ने की तो बात यहाँ पर नहीं लिखी है, यहाँ सिर्फ दूसरे विवाह की बात लिखी हुई है। तो यह बात नहीं है कि उसमें छोड़ने की बात नहीं है, दूसरे विवाह की बात लिखी है। उस समय क्योंकि यह वैज्ञानिक मान्यता उस वक्त नहीं थी, इस तरह के खोज नहीं हुए थे कि जिसमें यह पता चले कि पुरुष ही जिम्मेवार होता है लड़का या लड़की होने के, यानी लिंग निर्धारण में पुरुष जिम्मेवार है, स्त्रियां जिम्मेवार नहीं है। परंतु उस समय यह विज्ञान नहीं मालूम था उनको, और वे सोचते थे कि स्त्रियां ही जिम्मेवार होती हैं लड़का या लड़की के लिए। तो जो जिस जिस औरत से लड़के पैदा होते थे उसकी बहुत उसका गुणगान होता था, और जिसकी लड़कियां ही लड़कियां होती थी उसका उतना गुणगान नहीं होता था, और जिसकी लड़की और लड़के दोनों होते थे उसका सबसे ज्यादा गुणगान होता था कि ये दोनों ही तरह के बच्चे को पैदा कर सकते हैं। तो यह उस समय की एक मान्यता है, तो हमें उस समय के विज्ञान के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा, और इसमें इतना कोई बहुत कठोर और बहुत आपत्तिजनक और कोई बहुत उत्तेजित होने वाली बात तो नहीं प्रतीत होती है। हरिओम।